Dear students, this is the part 5 of the video on chapter The Indian Constitution. In the previous class, we learnt about two features of Indian Constitution. Those are federalism and parliamentary form of government. Now, let us discuss about another important feature of Indian Constitution, that is separation of powers. स्टूडेंट्स, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना या पावर को अलग अलग बांट देना. According to the Constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश में तीन ऑर्गन्स है. वो तीनों है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. इसी तीन ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. Students, now let us discuss about the three organs of the government one by one. Let us first know about legislature. The legislature refers to our elected representatives. लेजिस्लेचर में हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिनको हम वोट देकर जिताते हैं. इसमें एमएलएज और एमपी आते हैं. एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपीज का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होता है. इसी पार्लियामेंट में दो सभा होता है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा. स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेचर में दो सभा होता है, एक है विधानसभा और एक विधान परिषद. तो हमारे देश में ये लेजिस्लेचर लॉ या कानून बनाता है. तो लॉज या कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है. Now let us discuss about the executive. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव उन लोग हैं जो लेजिस्लेचर के बनाया गया लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं और सरकार को चलाते हैं. इस एग्जीक्यूटिव में आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस, मिनिस्टर्स आते हैं जो कानून को लागू करते हैं. Now let us know about judiciary. The judiciary refers to the system of courts in the country. इस जुडिशियरी में सारे कोर्ट्स आते हैं. जजेस आते हैं, लॉयर्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जुडिशियरी में आते हैं. जो भी लॉज बनाए गए हैं और जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन लॉज पर जुडिशियरी रिव्यू करता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. तो जस्टिस प्रदान करना जुडिशियरी का काम है. स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. इन तीनों ऑर्गन्स के पावर का मिसयूज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक ऑर्गन्स को अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करनी चाहिए. एक ऑर्गन्स दूसरों के ऊपर चेक भी करता है और उसकी वजह से तीनों ऑर्गन्स में बैलेंस भी बना रहता है जिसको कि बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज गवर्नमेंट. ये स्टेट और गवर्नमेंट क्या है उसको जानते हैं. द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर. दिस डज नॉट रिफर टू स्टेट गवर्नमेंट्स. इसी स्टेट वर्ड को इस चैप्टर में बहुत सी बार यूज किया गया है. यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट को रिफर नहीं करता है. जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट टर्म है. गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज. जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट का दायित्व है शासन करना और कानून को लागू करना. गवर्नमेंट इलेक्शंस के हिसाब से बदलते रहते हैं. द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स ए सबरिजन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनाइट टेरिटोरी. स्टेट वो राजनीतिक संस्थान को रिफर करता है जिसका एक सबरिजन पीपल हो जो कि एक निर्दिष्ट इलाके में रहते हो. सबरिजन पीपल का मतलब इंडिपेंडेंट पीपल. इसी हिसाब से हम किसी भी इलाके को इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट द इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
स्टूडेंट, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट होता है। स्टेट को गवर्नमेंट चलाता है। तो स्टेट एक परमानेंट चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मौलिक अधिकार। Students, the section on fundamental rights has often been conferred to as conscience of the Indian Constitution. फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्साइंस कहा गया है। कॉन्साइंस का मतलब अंतरात्मा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा कहा गया है। स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल देश के नेशनलिस्ट्स के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था, और नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि जो राइट्स है उनको लिखा जाए, वो लिखित रूप में हो, वो रिटन फॉर्म में हो, ताकि जो स्टेट है वो पावर का मिसयूज न कर पाए। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स स्टेट का आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल से सिटीजन को सुरक्षा प्रदान करती है। ये आर्बिट्ररी पावर का मतलब है स्वेच्छाचारी या फिर मनमुखी शासन। एब्सोल्यूट एक्सरसाइज का मतलब है निरंकुश शासन। द कॉन्स्टिट्यूशन दस guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडिविजुअल के राइट्स को निश्चित कराता है। अगर कोई पावरफुल पीपुल आपको परेशान करता है, आपका शोषण करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, वो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जिससे कि उनके ग्रुप की सुरक्षा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को भी प्रोवाइड करता है, ताकि जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटीज के साथ शोषण नहीं कर पाए। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इसके ऑब्जेक्ट के टू फोल्ड हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक सिटीजन अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अथॉरिटी में है, जिनके पास पावर है, वो भी बाध्यकारी हैं इन राइट्स के लिए, वो भी इस राइट्स को तोड़ नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में और एक सेक्शन है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा इसलिए बनाया गया ताकि अधिक से अधिक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सके, और इसमें ऐसा लॉज और पॉलिसीज बनाया जाए जिससे देश की प्रॉपर्टी को, देश की गरीबी को कहीं हद तक कम किया जाए। स्टूडेंट्स, you should know that there are 6 fundamental rights in the Indian Constitution. So let us discuss one by one. Let us now discuss first about right to equality. Right to equality means all persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. इसका मतलब कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। कानून सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी सिटीजन को रिलीजन, कास्ट और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एट्सेट्रा। स्टेट कोई भी व्यक्ति के साथ एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भेदभाव नहीं कर सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को भी उच्छेद किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआ भेदभाव होता था
नीचे जाति के लोगों के साथ उसको भी अब हटा दिया गया है। Students, the second one is right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. इसका मतलब सभी लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आपको अगर सरकार की कोई भी नीति पॉलिसीज पसंद नहीं आता है, आप फ्रीली कह सकते हो। आप लोग मिलकर फ्रीली एसोसिएशन बना सकते हो। आप लोग देश के किसी भी पार्ट में फ्रीली घूम सकते हो और रह सकते हो। आप किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस भी चला सकते हो। देन कम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसानों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है और फिर दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है। तो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉन्स्टिट्यूशन बैन करती है। देन फोर्स्ड लेबर में लोगों को स्लेव के रूप में रखा जाता है और उनको फोर्सफुली काम करवाया जाता है। इसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है। अगेन 14 से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ये करना एक अपराध है। इसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। स्टूडेंट्स, देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. सभी सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसी धर्म को प्रचार भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मुस्लिम लोग बुद्ध धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई भी क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म ग्रहण कर सकता है। आप अपनी मर्जी से धर्म चेंज भी कर सकते हो। देन कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर लिंग्विस्टिक हो, वो लोग अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि वो अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व कर सकें और डेवलप कर सकें आगे आने वाले जनरेशन के लिए। देन कम्स right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं और जस्टिस हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट दी 6 फंडामेंटल राइट्स described in the Indian Constitution. Students, let us discuss about another important features of Indian Constitution, that is secularism. Secularism का मतलब है धर्मनिरपेक्षवाद। स्टूडेंट, सेकुलरिज्म में कोई भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ना कि प्रचार किया जाता है, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है और सभी रिलीजन के बिलीफ को रेस्पेक्ट दिया जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी धर्म को इक्वल माना जाता है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मगर हम अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है। पाकिस्तान इस्लाम धर्म को मानता है, मुसलमान धर्म को मानता है, लेकिन हमारे देश भारत में हर एक रिलीजन को इक्वल माना जाता है। ए सेकुलर स्टेट is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. एक सेकुलर स्टेट वो स्टेट होती है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट ना करे। हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। Students, you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts itself.
एक कंट्री किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है वो उस कंट्री की हिस्ट्री से निर्धारित होता है। अगर हमारे देश इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं वो कंट्री के पास्ट को देखकर तैयार किया गया है। पहले लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, तो हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी को शामिल किया गया। पहले हमारे देश में अनटचेबिलिटी होती थी, उसको हटाने के लिए आर्टिकल 17 के माध्यम से इराडिकेट किया गया, हटा दिया गया अनटचेबिलिटी को। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है आइडियल्स बनाने में, जिसको कि सभी सिटीजन्स पालन करते हैं और हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स भी पालन करते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, a change of constitutive rules will affect the game. The Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. जैसे कि फुटबॉल के गेम में एक रूल को चेंज करने से वो पूरा गेम को प्रभावित करता है, उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओवर द ईयर्स चेंजेस होता रहा है। इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहा है या चेंज होता रहा है और नए जो प्रारूप है वो अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस होते रहते हैं, उसी तरीके से जो कंट्री का फंडामेंटल नेचर है वो भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, हमने नेपाल में देखा कि वहाँ पर मोनार्की था और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी मोनार्की के ऊपर बेस्ड था। तो इसी वजह से नेपाल के लोग एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करें जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड था। स्टूडेंट्स, नाउ सी द अबव फोटोज। स्टूडेंट्स, आप लोग इस फोटोज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वेरियस मेंबर्स को देख सकते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल सेशन का एक कॉपी में साइन कर रहे हैं, जो कि 24 जनवरी 1950 में हुआ था। इस फर्स्ट फोटो में देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं। सेकंड फोटो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। नाउ लुक एट दिस फोटो। यहाँ पर बाकी सभी इंपोर्टेंट मेंबर्स भी साइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस सिग्नेचर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ये साइन करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कार्यकारी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हियर इज ऑल्सो द completion of your chapter, the Indian Constitution. Here we learned so many things like why was a country need a constitution and the key features of Indian Constitution. So students, I hope you have understood the lesson very well. Thank you students.